हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10, एक छोटा सा, एक थियोरेटिकल सा, एक कॉन्सेप्चुअल सा बट एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर हम आ गए, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो इसमें थ्योरी रहेगी, सारी कहानी वगैरह समझाएंगे और एक फॉर्मूला सिर्फ आएगा। तो चलो कॉपी और पेन निकाल लो, इसके नोट्स आप बना लेना। अदरवाइज हमारी वेबसाइट www.physicswala.com से इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स में लिंक मैंने दे दिया है या मैं दे दूंगा। अच्छा, एक चीज सुनो, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ लॉ के ऊपर। बहुत बड़ा लेक्चर बनाया है किरचॉफ लॉ का, उसमें सब कुछ बताया है किरचॉफ लॉ से रिलेटेड। हर तरह के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराए हैं, प्रीवियस ईयर आईआईटी के सवाल भी कराए हैं। लंबा लेक्चर है, चाहो तो धीमे धीमे देखना, तोड़ तोड़ के। ठीक है, शुरू करें। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट एंड ब्यूटीफुल द चैनल फिजिक्स वाला। चलिए आइए, हेडिंग लगाइए सेल्स। और क्या पढ़ेंगे आज? ईएमएफ। और क्या पढ़ेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। अब कई लोग टर्मिनल वोल्टेज को सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। तो शुरू करते हैं लेक्चर आज सेल्स के साथ। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है ना? सेल क्या होता है? सबसे छोटी स्पीशी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो बायो वाला नहीं, ये वाला सेल है, ऐसे जो बनाते हैं खुचूक, ये सेल। यहाँ से करंट आई निकालते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। होता क्या है? देखो, सेल एक ऐसी डिवाइस है विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। जैसे मान लो यहाँ पे हम एक रेजिस्टर लगा लें, ठीक है, ये एक कंपोनेंट हो गया, और यहाँ सेल लगा दी, ठीक है, ये ऐसे मान लो, यहाँ एक सेल लगा दी। तो इस सेल का काम क्या है? ये इस रेजिस्टर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब रेजिस्टर की जगह बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, टीवी हो सकता है, जो भी चीज़ है वो चलने लगेगी, उसको एनर्जी चाहिए। तो सेल का काम क्या है? सेल प्रोवाइड्स electrical energy to all circuit elements। ठीक है, सर्किट एलिमेंट्स मतलब सर्किट में रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, जो भी चीज हो, उन सबको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। अब एक गलत कंसेप्ट ये होता है कि सेल चार्ज देता है। सेल चार्ज नहीं देता ना। हम सोचते हैं कि सेल से करंट निकला मतलब सेल से चार्ज निकला, ये गलत कंसेप्ट है। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। भाई, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ चार्ज को गोल गोल घुमाता है। वो चार्ज को कुछ एनर्जी देके भेजता है, चार्ज जाके वो एनर्जी रजिस्टर में बर्बाद करता है, फिर सेल के पास आता है, सेल से फिर एनर्जी लेता है, फिर जाके रजिस्टर में बर्बाद कर देता है। बेसिकली आप जानते हो चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक काम है, वो एक बैग लेके चलता है, उस बैग में आके सेल से बोलता है एनर्जी दो, एनर्जी बैग में भरता है, लेके जाता है रजिस्टर के पास, उस एनर्जी को खर्चा कर देता है। उससे हो सकता हो लाइट जला दे, उससे हो सकता हो रोटेट कर दे पंखे को, उससे हो सकता हो टीवी चला दे। एनर्जी खत्म हुई, फिर आएगा सेल के पास, सेल से फिर से कहेगा क्या? हमको एनर्जी दो, फिर बैग में एनर्जी भरेगा, फिर ले जाके खर्चा करेगा। तो सेल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को एनर्जी देकर भेजना, और वो एनर्जी जाके वो सर्किट के सारे एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करे, फिर सेल से आके एनर्जी उठाए और इसी तरह से गोल गोल घूमता रहे। तो सेल का काम चार्ज प्रोड्यूस करना नहीं होता, चार्ज को घुमाते रहना होता है। सेल मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस which forces the charge या इलेक्ट्रॉन बोल लो to move in the circuit। सेल एक
पोटेंशियल डिफरेंस देता है, कहा जाता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देने की कोशिश करता है। कांस्टेंट मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि समय के साथ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, यूज होती जाती है सेल, हमेशा एक ही पोटेंशियल नहीं होता, धीमे धीमे जैसे जैसे खराब होती है पोटेंशियल डिफरेंस कम। तो ओवरऑल सेल का काम है, इट मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस which forces the charge or the electron to move in the circuit. Cell do not produce charge, cell सिर्फ चार्ज को मूव कराता है। Cell provides electrical energy to all circuit elements. थोड़ा सा केमिस्ट्री समझ लें इसके अंदर की, थोड़ी सी केमिस्ट्री देख लें। आओ थोड़ी केमिस्ट्री देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, वहां से ईएमएफ आपको समझ में आएगा। अभी इतना समझ में आया कि सेल का काम है इलेक्ट्रॉन के बैग में एनर्जी भर देना, इलेक्ट्रॉन जाके वो एनर्जी बांट आएगा, फिर आके लेगा, फिर बांट आएगा, ठीक है। जैसे मान लो हम थोड़ी सी इसके अंदर की केमिस्ट्री समझें, ठीक है। तो हमने इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में देखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है भाई। केमिस्ट्री तो सभी पढ़ रहे होंगे, चाहे पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसी सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो जो सेल भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पा रही है वो कहां से पा रही है, केमिकल एनर्जी से, और उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन को देती है कि जाओ सर्किट में बांटाओ। कैसे बनता है आपने देखा होगा, यहाँ पे हम एक डब्बा ले लेते हैं, ठीक है, इस डब्बे में हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, यानी कोई कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है यहाँ पे, ऐसा सोल्यूशन जो करंट को कंडक्ट करे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, क्या होते हैं ये इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, मेटल के रॉड्स ले लेते हैं हम इलेक्ट्रोड्स। फिर क्या होता है, हम यहाँ से तार लगाते हैं, ये तार ले जाके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, और ये तार लाके वापस यहाँ टच करा दिया, ठीक है। ये वायर्ड कनेक्शन हमने बनाए, ठीक है। अच्छा ऐसा हुआ, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा है। तो होता क्या है कि सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स समझते हैं ना, एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हुई, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। रिडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, जिसमें दोनों प्रोसेस साथ में हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे रिडक्शन। ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे टाइप करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसका बेसिक एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में है वो है गैल्वेनिक सेल का। ये सब आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में है केमिस्ट्री में इस साल 12th में। तो गैल्वेनिक सेल में ये पूरा दिया हुआ है कहानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन। और इस प्रोसेस से क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, कि यहाँ पे धीमे धीमे नेगेटिव चार्ज जमता जाता है, नेगेटिव चार्ज जमता जाता है, और यहाँ धीमे धीमे पॉजिटिव चार्ज जमता जाता है। इस पे धीमे धीमे नेगेटिव चार्ज जम जाता है, इस पे पॉजिटिव। यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होता है रिडक्शन, ठीक है। ये लेफ्ट वाले को हम बोलते हैं एनोड, राइट वाले को हम बोलते हैं कैथोड। इतना आपको इसे नहीं समझना फिजिक्स के लिए, यहाँ आपको जो टर्म समझना है वो ईएमएफ है। तो हम ये समझा रहे थे कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है, एक नेगेटिव, एक हायर पे एक लोअर पे। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे फ्लो करेगा, और अगर हम करंट की बात करें तो करंट इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। तो सेल सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन को घुमाने का काम करता है। पहले चार्ज इस पर डिपॉजिट हो गया, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, इसके बाद जैसे मान लो इसका पोटेंशियल हो गया, मान लेते हैं +V+, छोटा सा लिख दिया हमने, और इसका पोटेंशियल हो गया मान लो -V-, माइनस मतलब नेगेटिव होगा, जैसे मान लो -12 वोल्ट, V- मतलब नेगेटिव वाले का, और V+। अब जब यहाँ पे एक बढ़िया पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव।
और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बात आती है कि सेल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ पे भरती है, इस जगह पर। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक ऐसी चीज होने वाली है जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। श्री एस.सी. वर्मा की किताब आप उठा के पढ़ेंगे, वहां पे फिनोमेना समझाया है। सुनिएगा ध्यान से। एक बात बताओ, अगर यहां मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ूं तो वो किधर जाना चाहेगा? आंसर में ये इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? इस तरफ जाना चाहेगा, है ना? बट ऐसा होता नहीं। ध्यान से सुनो, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव पे आया एक्सटर्नल सर्किट में। अब यही इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे मूव करेगा। अरे भाई, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। सुनने में इलॉजिकल लग रहा, बट यही सच है भाई। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकला, पॉजिटिव पे पहुंचा, इसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। और इस जर्नी में इलेक्ट्रॉन के बैग में एनर्जी भरी जाती है कि एनर्जी लो और जाके रेजिस्टेंस को दे दो, यहां पे इनसाइड द सेल। अब इसमें पहला सवाल ये होता है कि सर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ ना जाके नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन से इतनी एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर सकता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखो तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए था, बट इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जा रहा है ड्यू टू, अगर फिजिक्स में एकदम बोल दे, केमिस्ट्री हटाओ उसकी, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हुए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे भारी पड़ गए। यहीं पे एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको एनर्जी दी, बांधा, ले एनर्जी ले, इलेक्ट्रॉन गया खर्च करके आया, फिर ले एनर्जी ले, फिर गया खर्च करके आया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता है तो भाई इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव पे रहना चाहेगा, नहीं, यही तो सेल का मैकेनिज्म स्टार्ट है, तभी तो एनर्जी निकल रही है सेल में से। इसको हम ये भी बोलते हैं, जैसे एस.सी. वर्मा किताब में बोलता है, ड्यू टू सम बैटरी मैकेनिज्म। मतलब वो इन डिटेल में गए नहीं, उन्होंने बोला कोई बैटरी मैकेनिज्म होगा। ध्यान से सुनना, इनसाइड द सेल की बात कर रहे हैं। ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बैटरी मैकेनिज्म की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से खींचकर यहां आता है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। इसमें हम बोलते हैं जो फोर्स लग रही वो ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म विच इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस फोर्स इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये चार्ज वार्ज वाली फोर्स नहीं है, ये बैटरी के अंदर के केमिकल रिएक्शन से बनकर आई एक नई फोर्स है, जो फोर्स करती है इलेक्ट्रॉन को कि चल तू पॉजिटिव से वापस नेगेटिव पे आ और घूम के फिर से पॉजिटिव पे जा। भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन का सफर यहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए था, पर नहीं, यहीं से सेल का काम स्टार्ट होता है। अगर यहीं खत्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने पड़ते अगली बार के लिए, नहीं, यहीं से सेल का काम शुरू हुआ। इसके अंदर बुलबुल केमिकल रिएक्शन हुए, जिसकी वजह से इसके पास एक एनर्जी बनी। वो एनर्जी अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्रॉस कर देती है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रही होगी, प्लस की तरफ नहीं। ये बैटरी मैकेनिज्म वाली फोर्स विच इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और देखो कोई भी चीज को जब आप खींचोगे, उस पर वर्क करोगे तो उसको क्या मिलेगा? एनर्जी। भाई इलेक्ट्रॉन को खींचा जरूर और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके गया यहाँ पे घुच 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 खत्म किया, फिर यहाँ के घुच 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 घुच। समझ में आया? फील हुआ अंदर जो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव पे खींचा जा रहा है वही है बैटरी मैकेनिज्म, वहीं पे केमिकल रिएक्शन अंदर के काम करते हैं। दिस इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन नेचर। बाहर के सर्किट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक काम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा। यहां सेल मेहनत नहीं कर रही, सेल मेहनत यहां कर रही। भाई बाहर के सर्किट में देखो तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही नेगेटिव पे पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचा, अब ये किधर जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे काम कर रही, नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट घूमता है, ये सब हमको पता है, तो ये चला गया। पर जैसे ही यहां आया इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ना चाहता, देन द बैटरी स्टार्ट्स वर्किंग, देन द बैटरी फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन की चल इधर चल, उसको वर्क करता है, उसको एनर्जी देता है, एंड दैट एनर्जी
is used by the electron in its journey. Clear हुआ? Cell does not produce charge. It forces the electron to move in the circuit. Clear है? फील हो गया? जिसको लिखना हो लिख ले. बैटरी मैकेनिज्म की कहानी. दिस बैटरी मैकेनिज्म फोर्स इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर एंड दिस इज ओवर एंड अबव एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसाइड द सर्किट. क्लियर है? अब बात करते हैं कि ईएमएफ क्या होता है. ये समझ में आ गया बैटरी का काम कि बाहर तो इलेक्ट्रॉन घूम ही जाएगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव हुआ, ये भी रिएक्शंस की वजह से इस पे नेगेटिव डिपॉजिट होता है, इस पे पॉजिटिव, एक टाइम इक्विलिब्रियम आ जाता है और नेगेटिव होना बंद हो जाता है और पॉजिटिव होना बंद हो जाता है. उसके बाद से हम कहानी देख रहे हैं. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर भागे, इस पे इलेक्ट्रॉन कम पड़े, इसने इलेक्ट्रॉन इससे खींचे, ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ आ गए. अब बात करते हैं हम ईएमएफ की, जो कि आपका सिलेबस है. तो ईएमएफ का अगर फुल फॉर्म देखो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ फुल फॉर्म अगर देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो इससे एक मिसकंसेप्शन होता है कि ये एक फोर्स है. तो ये नाम दिया गया था बहुत पुराने ज़माने में, जब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तब उनको लगा कि ये कुछ फोर्स पे काम करती है. तब पहले लोग सोचते थे बैटरी मतलब कुछ फोर्स है, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन गया. फिर धीमे धीमे इन्वॉल्व हुआ और हमें समझ में आया कि बैटरी का काम पोटेंशियल डिफरेंस देना है. अब नाम पुराना पड़ गया था, नाम तो पुराना. तुम्हारा नाम मान लो किसी ने रख दिया हो, तुम्हारा मान लो किसी तुम्हारे माँ बाप ने कृष्ण रख दिया हो, ठीक है, मतलब तुमको कृष्णा समझाओ, और तुम दुनिया में काम कर रहे हो कंस वाला, तो नाम तो तुम्हारा चेंज होगा नहीं. हाँ, तुम्हारी हरकतें सबको पता कि तुम कंस हो, है ना. नाम रख दिया राम और तुम काम कर रहे हो रावण वाला. तो तुम्हारा नाम तो लोग राम ही बोलेंगे ना, थोड़े रावण बोल लेंगे. तो नाम इनका अभी भी ईएमएफ रहा बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल नेमिंग. बट ये हिस्टोरिकल नेमिंग सही है कि नहीं सही है इसका भरोसा नहीं. माँ बाप को पैदा होते थोड़ी ना पता था कि आप रावण बन जाओगे कल को. तो उन्होंने नाम राम रख दिया. तो पहले सोचा गया कि ये फोर्स है, पर ये फोर्स नहीं, ये निकला क्या, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ध्यान से सुनो, कंसेप्ट आ गया, मजाक बंद. इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. इसको कई लोग टर्मिनल भी बोलते हैं, वो भी सही है. ऑफ सेल, सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं. पर रुको, व्हेन नो करंट फ्लोज, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, जिस टाइम ये सर्किट एक ओपन सर्किट हो. ओपन सर्किट मतलब ऐसे खुला हो, स्विच खुला है, अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा. व्हेन नो करंट फ्लोज यानी कि ओपन सर्किट में इस टाइम दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ बोलते हैं. सिंबल यूज करते हैं ऐसे वाला ई, ऐसे ही वाला बनाते हैं किताब में. ई बनाने को आप सीधा ही बना सकते हो, ऐसे किताबों में लिखा होता है. इसकी यूनिट कोई पूछे आपसे वोल्ट्स होगी. अगर कोई आपसे पूछे ईएमएफ की यूनिट क्या है तो यूनिट वोल्ट्स है, नाम फोर्स है. ठीक है. सो व्हाट इज ईएमएफ? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of the cell when no current flows. जब करंट नहीं फ्लो कर रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक तरफ V प्लस माइनस डिफरेंस निकालना है, इस तरफ ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस V माइनस इज इक्वल्स टू V प्लस प्लस V माइनस. ऐसे लिख सकते हैं. अब एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, इसलिए हमने भी ऐसा लिखा, वरना समझना बहुत आसान था. मान लो ये 10 वोल्ट है, ये माइनस 2 वोल्ट है, तो 10 और माइनस 2 का डिफरेंस कितना होगा, 12, मतलब ऐड हो रहा है. मान लो ये 6 वोल्ट है, ये माइनस 3 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये माइनस 3, भाई ये नेगेटिव होगा ना, 6 और माइनस 3, तो इनका डिफरेंस कितना है, 9, मतलब 6 और 3 ऐड हुए. क्लियर है? अरे हिंदी में समझ गया. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स या टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल. अब ये नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल क्या है, मतलब जब हम सेल खरीद के लाए बाजार से तो क्या उसमें करंट फ्लो कर रहा था. आप बाजार गए, आपने कहा कि भैया हमारी एक सेल दे दो, क्योंकि रिमोट आपने ठोक ठोक के देख लिया था, अब चलना बंद हो चुका है. पहले पीट पीट के ट्राई किया, फिर धूप में दिखाया, अब चलना बंद हो गया. तो अब गए बाजार में कि चलो पैसा खर्च करते हैं एक नई बैटरी. जब आप नई बैटरी हाथ में उठाते हो, क्या उसमें करंट फ्लो कर रहा है,
नहीं, और उसके ऊपर क्या लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, दैट इज द ईएमएफ ऑफ दैट सेल। वो लिख के देते हैं कि इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है, यानी इसके दो टर्मिनल्स, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर होता है ना, दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 1.5 वोल्ट, बट तभी जब आप उसमें से कोई करंट नहीं निकालो। ये कहानी बड़ी बढ़िया है, मतलब करंट निकालते ही इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कम हो जाता है। ये क्या कहानी है? EMF is the potential difference between the two electrodes between the two terminals when there is no current drawn from cell। आप गए दुकानदार से सेल लेके आए, दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखा 1.5 लिखा हुआ है, बट जब आप घर में आके यूज करोगे तो 1.5 देती नहीं है सेल। समझा जाए इसको? छाप लो इसको फिर बताएं। 1 2 3 4 5 कर लिया कॉपी? कर लिया? मिटा रहे? पॉज कर लो, पॉज कर ले, नोट कर लो। मिटा रहे? ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऑल्दो वो दुकानदार, वो बैटरी, वो सारे एड्स जो टीवी पे आ रहे थे उस पे जो प्रिंटेड था, वो सब कह रहे हैं कि हमारे दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट, बट कहीं ना कहीं वो तभी होगा जब करंट नहीं विड्रॉ कर रहे। जरा समझो, मान लो किसी ने हमसे वो एक सेल दी कि ये लो एक सेल, इसके ऊपर E लिखा है 12 वोल्ट। हम बड़े खुश कि ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस देगा, 12। लेके आए हम इसको एक रेजिस्टेंस में लगाए, कचर 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 टंग टंग टंग, कचर 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 टंग टंग टंग। E इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट हमने लगाया 4 ओम के रेजिस्टर में, और इस रेजिस्टर से एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इतना आपको पता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा बेसिक्स। ऑल्दो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको अभी नहीं पढ़ाए बट आपको ये पता होगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने सर्किट में लगाई है एक एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। एमीटर करंट मेजर करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हमने आपसे कहा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पता है, बताओ जरा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सब बता दो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और करंट क्या होगा। तो भाई करंट निकालना बड़ा आसान था, हमने आपसे कैलकुलेशन कराई, तो आपने कैलकुलेशंस की, आपने बोला करंट होगा 12/4, बोलो सही है, V/R। देखो बड़ा मजा आने वाला है, 12/4 आपने बोला 3 एम्पियर, हमने बोला ठीक है सही है, ठीक है खुश। आपने बोला कि एमीटर की रीडिंग 3 एम्पियर, हमने कहा ठीक है। फिर यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? यहाँ करंट आया 3 एम्पियर का, और 3 एम्पियर इसमें गया, तो 3 4 12, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टेंस यही बोलते हैं ना, या डेल्टा वी इन बोल दें, डेल्टा वी इन 4 ओम ऐसे बोल दें, इज इक्वल्स टू IR। I है 3, R है 4, कितना 12 वोल्ट। सही बात है, 12 वोल्ट लगा रहे हैं, 12 वोल्ट इसको मिलना चाहिए। तो हम बड़े खुश थे कि हम बैटरी खरीद के लाए हैं 12 वोल्ट की, हमारा जो भी बल्ब लगा है, जो भी हमारा स्पीकर लगा है, जो भी चीज हम चला रहे हैं उसको मस्त 12 वोल्ट मिल रहा होगा। ये आपकी कैलकुलेशन थी। फिर हमने किया ऑब्जर्वेशन, यानी हमने एमीटर की रीडिंग पढ़ी। हमने जब एमीटर की रीडिंग पढ़ी तो हमने देखा करंट की जो वैल्यू आ रही है वो 2 एम्पियर है, और वोल्ट मीटर की जब रीडिंग पढ़ी तो हमने बोला V की जो रीडिंग आ रही है वो 2 4 8 वोल्ट है। इसमें 2 ही एम्पियर करंट गया, तो 2 × 4 8 वोल्ट। ये क्या हुआ? दिया 12 वोल्ट, पहुंचा 8 वोल्ट, 4 वोल्ट कौन खा गया भाई? पैसा खर्च करके लाए थे, धूप भी दिखाए थे, बैटरी को नहीं चली तब जाके इतना पैसा खर्च किया, 15 रुपए की बैटरी लेके आए, 12 वोल्ट दिया, यहां कितना पहुंचा 8 वोल्ट। ऐसा हुआ। अब इस पे क्वेश्चन मत करना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो गया, एक्सेप्ट कर लो ये हो गया। आप ये सोच रहे थे, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी और वो रियलिटी थी। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो गया रे। अब क्या करें? तो अब एक नया कंसेप्ट इजाद हुआ यहां पर, और वो कंसेप्ट था इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ बैटरी क्लेम करती है कि मैं 12 वोल्ट दूंगी, वो उसका ईएमएफ है, पर 12 वोल्ट तभी वो क्लेम करती है जब उसमें से करंट ना निकालो।
जैसे ही उसमें से करंट निकालना स्टार्ट करोगे, कुछ करंट उसके अंदर का रेजिस्टेंस खाने लगेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू path of current in the due to the material of electrolyte of cell, यानी सेल के अंदर ही सेल का दुश्मन छुपा बैठा है। is the obstruction offered to the path of current due to the material of the electrolyte, इसका सिंबल होता है छोटू r। होता सेल के अंदर है, बनाया सेल के बगल में जाता है। होता सेल के अंदर है भाई, है तो इसकी वजह से। जैसे मान लो अभी आपने जो पूरी कहानी देखी थी इलेक्ट्रोड वाली, ये वाली कहानी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड, तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चलता है, बीच में भी। मैंने आपको ये पढ़ाया कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन को बीच में भी चलना पड़ता है। ये रास्ता, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चल रहा है तब भी तो वो अंदर लड़ेगा, भिड़ेगा, आयन से टकराएगा, इधर घूमेगा उधर का। वो जो रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है, जो बाहर के वायर्स नहीं दे रहे हैं, एक तो वायर्स देते हैं रेजिस्टेंस ये वाला एक्सटर्नल, एक जो अंदर से रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, अंदर से जो रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल r। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा पॉजिटिव पे और नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश किया ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म, तो लड़ने भिड़ने की वजह से उसको एक रेजिस्टेंस मिला, और ये रेजिस्टेंस खा गया 4 वोल्ट। बैटरी कह रही थी 12 देंगे, पर 12 में से 4 तो उसने अपने बच्चे को दे दिया, बाहर दुनिया को सिर्फ 8 वोल्ट दिया। ये बैटरी की माया, समझ में आया? कहने का मतलब ये सर्किट आप ऐसा देख रहे थे, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी, बट जो रियलिटी है जरा उसको देखें। तो रियलिटी में हमने देखा कि यहां एक आर भी है, ठीक है, यहां एक बैटरी भी है, और यहां एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इसको हमेशा सेल के बाहर बनाते हैं, होता सेल के अंदर है, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, बट बना यहां पे दिया जाता है, ठीक है। वहां बीच में बनाना अच्छा नहीं लगता, अलग से इसका एक एग्जिस्टेंस हो। ये 4 ओम था, और जो कैलकुलेशन बता रही है करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर, तो 12/2 6, तो 4 तो ये हुआ, 2 ओम ये रहा होगा, 12 वोल्ट ये रहा होगा। अब देखो सारी कैलकुलेशन मस्त मैच करेगी एकदम, अब सब सही है, अब कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब चेक करो, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 और 2 सीरीज में 6। अब करंट कितना आना चाहिए, 12/6 2 एम्पियर। तो अब कहानी समझ में आई कि अच्छा ये 2 एम्पियर करंट निकला, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 4 8 वोल्ट, और ये 2 एम्पियर जब यहाँ आया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 2 4 वोल्ट। यानी बैटरी कह तो रही थी 12 वोल्ट देंगे, पर उसमें से सिर्फ 8 ही वोल्ट बाहर देती है, 4 वोल्ट अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को खिला देती है। कुछ आया फील समझ में? That what battery claims is EMF, कि हम इतना देने वाले हैं 12 वोल्ट, but what battery actually gives is terminal voltage। कितना दिया, जैसे उसने 8 वोल्ट। ये डिफरेंस होता है। बैटरी पे लिखा है कि 12 देंगे, पर 12 कब देंगे, when there is no current drawn from the cell। तो फायदा क्या सर? और जैसे ही करंट ड्रॉ किया वैसे ही उसने कितना दिया, 8 वोल्ट दिया। इन दोनों में से क्या चीज फिक्स है? ये वो फिक्स नहीं, वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी समझाएंगे, पहले इतना नोट करो। इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द पार्ट ऑफ द करंट ड्यू टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। अंदर सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है, एक तो बाहर दुनिया का रेजिस्टेंस दिखता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो मैंने देखा कि करंट 2 एम्पियर आ रहा है, 12 वोल्ट, तो मैं समझ गया 6 ओम का रेजिस्टेंस रहा होगा, तो 4 वो 2 ये हो गया। और हमेशा सीरीज में होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, हमेशा सीरीज में होता है सर्किट में, हमेशा सीरीज में। तो 4 2 6, 12/6 2 एम्पियर निकला, 2 एम्पियर यहाँ गया, 4 2 8 वोल्ट, 2 एम्पियर यहाँ, 2 2 4 वोल्ट। क्लियर है? मिटा रहे ये कहानी नीचे वाली, मिटा दें? ओके। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था, वैल्यूज तो इधर उधर हो सकती है, मैंने फील के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया।
कि आपको फील आ जाए इस कंसेप्ट का, ठीक है। चलो इसी फील से आगे समझते हैं, इसी को डायग्राम को मैं फिर से बना लेता हूं और इसी फील्ड से ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है हमारा 4 ओम, ये है हमारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 2 ओम। ये ईएमएफ हमने ले रखा है 12 वोल्ट, करंट निकलेगा 2 4 6 बटे 12 2 एम्पियर, यहाँ करंट गया 2 एम्पियर, 2 चौके 8 वोल्ट यहाँ पे मिला और 2 एम्पियर फिर यहाँ आया, 2 दूनी 4 वोल्ट यहाँ पे मिला। आप समझो, अब समझो जो बैटरी क्लेम करती है दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। भैया जब करंट ड्रॉ ही नहीं करोगे तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12, और जैसे ही करंट ड्रॉ करो तो बैटरी जो प्रोवाइड कर पाए दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the two terminals of cell when current is drawn from cell। जब सेल से करंट निकालना स्टार्ट कर दोगे तब इसके 2 टर्मिनल, देखो टर्मिनल ये हैं सेल के, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रेजिस्टेंस सेल के अंदर है तो टर्मिनल्स ये होंगे, तो 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। और इस टर्मिनल के अक्रॉस, इसको 2 एम्पीयर यहां लिख दूं, इस और इस, ये दोनों किसके टर्मिनल है? सेल के, क्योंकि भाई ये इसके अंदर है तो ये टर्मिनल ले लिया। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है देखो जरा, 8 वोल्ट। भाई 8 वोल्ट तो इसके अक्रॉस है, इस रजिस्टर के अक्रॉस 8 वोल्ट है। बोलो आया? अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल, या ये भी बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट, ये भी बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट को जितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। कि टर्मिनल्स के अक्रॉस है कितना वोल्टेज असल में जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस तो अंदर ही है ना, इसके 12 बनाया, 4 अंदर ही खराब कर दिया, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा? 8 वोल्ट का। क्लियर हुआ? यानी अगर कोई बोले टर्मिनल वोल्टेज निकाल के दिखाओ, टर्मिनल वोल्टेज इसको टीवी बोलते हैं या कई लोग सिर्फ वी बोलते हैं, इसका सिंबल वी भी लिया जाता है, प्रख्यात है। ईएमएफ के लिए ऐसा वाला ई और इसके लिए वी। अगर कोई बोलता है V की वैल्यू निकालो तो कैसे निकलेगा? जैसे इस एग्जाम्पल में पर्टिकुलर टर्मिनल वोल्टेज 8 वोल्ट है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो EMF की वैल्यू 12 वोल्ट है। अगर यहाँ हम देखें तो टर्मिनल वोल्टेज 8 वोल्ट इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट। अभी डिराइव भी कर देंगे, पहले फील तो ले लो। 8 वोल्ट क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज मैंने लिख लिया। 12 वोल्ट क्या है? EMF, इसको ई लिख लिया। 4 वोल्ट क्या है? 4 वोल्ट क्या है? ध्यान से सुनो, पोटेंशियल ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टर। 12 बनाया, 4 ड्रॉप कर दिया, 8 दिया, तो 4 वोल्ट को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 माइनस 2 एम्पियर इंटू 2 ओम। टर्मिनल वोल्टेज का सिंबल V, EMF का सिंबल I, दिस इज करंट I, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू E माइनस I। V is equals to E minus IR. V is terminal voltage. What is terminal voltage? Potential difference across the 2 electrodes of cell जब current flow कर रहा हो। E is EMF. What is EMF? It is also the potential difference across the 2 terminals of the cell जब current flow नहीं कर रहा हो। I is the current in circuit and R is इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर देखोगे तो बड़ी इजीली फील हो जाएगा। देखो सेल बोली 12 देंगे, हमने बोला ठीक है, जैसे ही करंट निकाला सेल ने 12 में से 4 खुद ही खा लिया, दिया कितना? 8। V इज इक्वल्स टू E माइनस आई। नोट कर लो, फिर इसको भी यहां प्रूफ भी कर देते हैं।
बिना वैल्यूज किए तो ये तो आपने मतलब एक पूरी कहानी समझा दिया, आपने प्रूफ थोड़ी ना दिया। तो अभी फॉर्मूला का डिराइव कर देते हैं। यहां तक समझ में आया? नोट कर लो। अभी समझ में आया? 12 बनाया, ये इसी के अंदर है तो 4 अपने अंदर ही खत्म कर दिया, तो टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना दे पा रहा? 8। अभी प्रूफ करते हैं। मिटा दिया जाए इसको, मिटा दिया जाए। चलो अब देखो यही रिलेशन में प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे आया टर्मिनल वोल्टेज का। ध्यान से, टीवी पर लिखते हैं सिर्फ वी, ठीक है। इसको कई लोग सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ध्यान से, मान लो ये एक सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल के यहां से करंट निकला आई, सर्किट में गया, घूम घूम के वापस करंट कितना आएगा? आई। सेल से जितना करंट निकलता है सेल में वापस उतना ही करंट आता है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैंने एक सेल ली, इसका EMF E, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया, इसकी वैल्यू R। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकला, वहाँ घूम 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 के वहाँ या वापस करंट आई आया। क्या ये दोनों टर्मिनल्स ऑफ सेल कह सकते हैं? पहले खुद श्योर हो लो। कह सकते हैं, क्योंकि R असल में सेल के अंदर है, तो एक तरह से ये दोनों टर्मिनल्स ऑफ सेल बन सकते हैं। इसको मैंने बोला A टर्मिनल, इसको बोला B टर्मिनल, A टर्मिनल और इसको बोल दिया B टर्मिनल। बोलो ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब हम एक रास्ता चुनते हैं B से A आने का। ये रही हमारी एक पाथ। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा क्लियर हो जाएगा, पाथ वाला कहानी किरचॉफ लॉ में। अभी भी हम कोशिश करते हैं समझाने की। पाथ, हम पाथ उठाए B से A आने की, तो मान लेते हैं B का पोटेंशियल VB है, A का पोटेंशियल VA है। तो हम B से स्टार्ट किए पाथ अपनी, तो सबसे पहले VB आया, उसको लिखा, फिर आगे बढ़े। अच्छा, इसमें क्या हुआ? पोटेंशियल गेन हुआ कि ड्रॉप हुआ? रजिस्टर में पोटेंशियल का फायदा होता है कि नुकसान? नुकसान होता है। IR पोटेंशियल कम हो जाएगा। ऐसे समझो, करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हायर से लोअर। यानी यहां हायर से लोअर जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल में फॉल हो रहा है, नुकसान हो रहा है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू, ऐसे जा रहे हैं ना, हायर टू लोअर, यानी पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। कितना? IR। तो VB माइनस IR। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, सेल आ गई, पाथ में आगे बढ़े आगे बढ़े, सेल आ गई। सेल में आप कहां से कहां जा रहे हो? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पोटेंशियल में फायदा हुआ कि नुकसान? नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल में फायदा हो रहा है, उठ रहा है। तो इसको हमने लिखा प्लस E। करते करते यहाँ इसका पोटेंशियल VA है, तो इन सबको जोड़ के क्या पोटेंशियल आएगा? VA। भाई इसका पोटेंशियल इसका जोड़ा तो पाथ में यहाँ पहुँच गए, तो इसका पोटेंशियल VA मिल गया। बोलो सही है? यहाँ से VB को इस तरफ ले जाओ, E माइनस IR इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस सबका जोड़ा तो फाइनल वाले का पोटेंशियल, पाथ में आगे बढ़ते बढ़ते वहां का पोटेंशियल आ गया जोड़ते जोड़ते। हमने कहा इसका VB, इसका माइनस IR, क्योंकि हायर से लोअर गिर रहा है, लोअर से हायर बढ़ रहा है, प्लस E इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल V है। फिर हमने कहा इसको इधर ले चलते हैं, VA माइनस VB E माइनस। व्हाट इज VA माइनस VB? It is the potential difference across the terminals of cell when current is flowing in the cell, that is the terminal voltage. तो V, this is V, this is V, this is V is equals to E minus IR, proved. V is equals to E minus IR. V is equals to E minus IR. क्लियर है? एक और रिलेशन देख लो। देखो हमने ये भी बोला इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट। फील भी किया था हमने कि 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस था जब करंट फ्लो कर रहा है, और 8 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सर्किट में था। यानी टर्मिनल वोल्टेज को लिखने का एक और तरीका है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट, यानी करंट I इंटू R एक्सटर्नल। 2 इंटू 4 8 वोल्ट आ रहा था। एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो सेल्स के अक्रॉस है, वही तो एक्सटर्नल सर्किट को मिल रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इस रिलेशन को यूज करके एक रिलेशन और लिखा जाता है, जरा वो भी देख लो।
क्या रिलेशन लिखा जाता है, ध्यान से, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, वी की जगह आई आर एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, यहाँ से आई आर प्लस आई आर इज इक्वल्स टू ई, यहाँ से करंट इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, जो कि आप पहले से करते आए हो। 12 को किससे डिवाइड किया था, 4 प्लस 2, 4 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, 2 इंटरनल रेजिस्टेंस था, 12 से डिवाइड करके तो करंट निकाला था, 12/6 इज इक्वल्स टू 2। तो ये एक रिलेशन बनता है। ये वाला रिलेशन याद करना, हम इसको यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट में, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अच्छा एक चीज और सुन लो, टर्मिनल वोल्टेज जरूरी नहीं कि हमेशा E से कम हो, इट कैन बी ग्रेटर देन E व्हेन द सेल इज इन द चार्जिंग मोड। यहाँ पे सेल डिस्चार्ज हो रही है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, किरचॉफ लॉ पहले पढ़ लो अगले लेक्चर में। यहाँ पे सेल में से करंट निकल रहा है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज के केस में टर्मिनल वोल्टेज कम होता है EMF से, पर चार्जिंग में टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा। देखो चार्जिंग में आप सेल को चार्ज कर रहे हो तो उसमें उल्टा हो जाएगा कि बाहर से जब आप 16 वोल्ट दोगे तो 4 वोल्ट वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को खिलाएगा और 12 से खुद चार्ज होगा, तब टर्मिनल वोल्टेज E प्लस आई आर हो जाएगा। जब बैटरी को चार्ज करो, कहोगे भाई 12 वोल्ट चार्ज हो, कहेगी 4 वोल्ट हमारे बच्चे को भी चाहिए, तो कहोगे लो 16 वोल्ट, तो टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, तब V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर भी बन सकता है। तो ये सारे रिलेशन हो सकते हैं। क्लियर है? तो इतनी ही बातें थी इस लेक्चर में। एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं इसको। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे। सबसे पहले भाई एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा रखोगे, चार्ज उतनी ईजिली पहुंच सकेगा, ऑब्स्ट्रक्शन उतना कम होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जाए फैक्टर्स ऑन विच IR internal resistance depends, factors on which IR internal resistance depends। सबसे पहले क्या मैंने बोला, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। भाई एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ा दो तो क्या होगा, चार्ज इजीली पहुंच सकेगा, ज़्यादा जगह होगी पहुंचने की, जल्दी बच सकता है, यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, काम बन जाएगा, तो मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अभी एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड छोटा है, चार्ज को वहीं पहुंचना है, कहीं से भी लड़ झगड़ के, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ा दोगे, इसको डी ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे चार्ज को उतना चलना पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा चांस है लड़ाई झगड़ा होने का, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। भाई जितना लंबा रास्ता कवर करना पड़ेगा दो इलेक्ट्रोड के बीच में, अंदर अंदर पॉजिटिव चल के इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहे, इतना लंबा रास्ता धाड़ 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 धाड़, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा। तीसरा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगा। केमिस्ट्री में पूरा हमने पढ़ाया आपको, पूरा इसका ग्राफ भी बनाया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि कंडक्टेंस का क्या फ़र्क होता है ऑन डाइल्यूशन पे, है ना। डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन, कंडक्टेंस भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस भी। कंसंट्रेशन जब भी हमने बढ़ाई, जब भी आयंस हमने बढ़ाए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। चौथा होता है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा नॉर्मल से अलग दिखा, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। रीज़न ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सब एक्सपैंड कर जाएगा अंदर, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो लड़ाई झगड़ा कम हो गया। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ये ओमिक कंडक्टर नहीं होता, बहुत सर्टेन लिमिट के लिए होता है, उसके बाद फॉलो करना छोड़ देता है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद आ रहा है किरचॉफ लॉ। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।